गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो आरपीएससी की सीरीज में आज हम एक और टॉपिक को लेके आए हैं, जिसमें हम आज देखेंगे टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल आर्ट को, यानी कि द्विआयामी या फिर त्रिआयामी कला के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा द्विआयामी रचना पद्धति, यानी कि टू डायमेंशनल रेंडरिंग होती क्या है। रेंडरिंग यानी कि चित्र की रचना करना। तो चित्र फलक जो होता है वो क्या होता है, टू डायमेंशनल। कोई भी चित्र का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है, टू डायमेंशनल है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई नहीं होती। क्या होती है, लंबाई चौड़ाई। जैसे कोई कैनवास को ही ले लें हम, चित्र फलक को, तो इसमें क्या है, केवल लंबाई और चौड़ाई है, उसमें गहराई या ऊंचाई नहीं होती। गहराई बोल लीजिए या ऊंचाई, दोनों एक ही शब्द है। अब जब हम इस पे कोई भी अंकन करते हैं तो उसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई को दिखाते हैं। मानव की आकृति हम बनाए तो उसकी क्या है, सर को बनाया हमने तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को दिखाया। तो ये क्या है, दो आयामी। ये चित्र क्या होता है, टू डायमेंशन। और जब हम इसमें कोई भी गहराई, यानी गहराई या उभार को दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या आता है, त्रि आयामी यानी थ्री डायमेंशनल प्रभाव आ जाता है। तो जब हम टू डायमेंशनल को जब करते हैं, उसमें क्या क्या प्रमुख बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी टू डायमेंशनल द्विआयामी चित्र की रचना की जाए तो गहराई को कोई तो थोड़ा सा विचार, यानी कि गहराई का मतलब ही ना समझा जाए। जब भी हम टू डायमेंशनल चित्र को बनाएंगे तो उसमें गहराई का या ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होगा। संपूर्ण चित्रतल, यानी कि पूरा का पूरा ये जो चित्रतल है वो क्या होगा, एक सपाट क्षेत्र समझना चाहिए। एक सपाट क्षेत्र और डिजाइन की आलेखन, यानी किसे डिजाइन, डिजाइन की भांति ही उसका संयोजन क्या है, एक टू डायमेंशनल को समझ के, यानी लंबाई और चौड़ाई को समझ के ही उसमें संयोजन या फिर किसी भी डिजाइन को बनाना चाहिए। आकृतियों के महत्व के अनुसार, यानी आकृतियों का क्या है, महत्व के अनुसार छोटा या बड़ा होंगे। मुख्य आकृति हो बड़ी होगी, सहायक आकृतियां हैं तो वो छोटी बनेंगी। तो उसके हिसाब से निकटता या दूरी का ख्याल, यानी कि वो कितनी नजदीक या पास। जैसे हम दूर को चीज को दिखाएं तो छोटा दिखाते हैं, नजदीक की आकृतियों को दिखाते हैं तो बड़ा। वो किस में होता है, जब हम थ्री डायमेंशनल पढ़ेंगे उसमें परिप्रेक्ष्य, उसमें देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल। अगर निकटता या दूरी को दिखाया जाए तो वो थ्री डायमेंशनल हो जाएंगे। इसके इसके आधार पे न दिखा के, किस पे, महत्व के आधार पे, यानी कि कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आकृति बड़ी हो जाएगी, जो आकृति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी वो आकृति छोटी बन जाएगी। नंबर 3 पॉइंट क्या देखना है हमें, छाया प्रकाश और परिप्रेक्ष्य। क्या है, छाया प्रकाश या परिप्रेक्ष्य के नियमों को ध्यान में नहीं देना चाहिए, यानी इनके नियमों से बचना चाहिए। क्योंकि जहां हम छाया प्रकाश या परिप्रेक्ष्य के नियम को देखेंगे तो वहां पे हमारी आकृति क्या हो जाएगी, थ्री डायमेंशनल हो जाएगी, यानी त्रिआयामी। जबकि हमें उसे नहीं देखना है, सभी आकृति को क्या है, सपाट तल पे बनाना है। अब आगे पीछे की जो आकृतियां होती हैं उनमें कैसे दिखाते हैं। जैसे बहुत पहले तो हमने महत्व के आधार पर देखा, छोटा बड़ा करके हो जाएगा, लेकिन जब आगे की आकृति है या पीछे की आकृति है उसे कैसे दिखाएंगे, तो उसकी रचना करते समय आगे की हर आकृति अपने पीछे वाली आकृति के भाग को कुछ छिपाए या काटे। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक आकृति ये बन गई, ठीक, कोई भी आकृति बन गई। अब इसमें क्या है कि जब इसके आगे की कोई आकृति बनेगी तो वो क्या होगी, इसको थोड़ा सा ओवरलैप करेगी। क्या होगा, ये थोड़ा सा ओवरलैप, यानी कि इसको, जो पीछे की आकृति है वो थोड़ी सी ढकी होगी आगे की आकृति से। तो ये क्या होगा कि कौन सी आगे की है कौन सी पीछे की है, इसको समझ में आएगा। फिर रंग योजना में वायवी यानी एरियल प्रोस्पेक्टिव का पालन न किया जाए। जब कलर इसमें भरा जाए तो उसमें क्या है, एरियल प्रोस्पेक्टिव यानी वायवी परिप्रेक्ष्य को
तालन नहीं किया जाना चाहिए। और आकृतियों में गर्म क्या है, देखिए आगे की आकृति में गर्म यानी जो आगे की, और पीछे की आकृति में ठंडे रंग भरने चाहिए, यानी रंगों को इसमें परिप्रेक्ष्य की जगह पे क्या है, रंगों द्वारा, यानी कि जो आगे की है उसमें गर्म रंग और पीछे की आकृति में ठंडे रंगों को भरना चाहिए। फिर पीछे की हर आकृति अपने आगे वाली आकृति से पर्याप्त ऊंची अंकित की जाए। क्या हो, पर्याप्त ऊंची। अब क्या है, ये आकृति बना दी गई, ये क्या है, पीछे की। तो जब आगे की आकृति बनेगी तो वो क्या होगी, इससे थोड़ी सी छोटी, यानी पीछे की आकृति आगे की आकृति से क्या होगी, बड़ी। और क्षितिज रेखा या ऊपरी हाशिए बॉर्डर लाइन के पास पहुंच जाए। जिसे जो क्षितिज रेखा है, जैसे ये हाशिया बना है इसमें, तो ये क्या हो, धीरे धीरे जाते जाते ऐसे क्या हो, ये क्षितिज रेखा ऊपर हाशिए के पास पहुंच जाए। फिर तथा उससे बहुत ऊंची मालूम पड़े, फिर क्षितिज रेखा बनाई ही न जाए, या फिर ऐसी हो जाए कि इसको पार कर जाए, क्षितिज रेखा इसमें दिखाई ही न दे। अब पांचवा पॉइंट क्या है, जहां तक संभव हो सके उसमें अग्रभूमि, मध्यभूमि या पृष्ठभूमि, यानी फोरग्राउंड अग्रभूमि, मिडिल ग्राउंड मध्य और बैकग्राउंड पीछे, बांटा ही ना जाए। ये क्या करते हैं, जब हम परिप्रेक्ष्य को या फिर परिप्रेक्ष्य को दिखाने की कोशिश करते हैं, तब उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी चित्र को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड में, उसके हिसाब से चित्रण करते हैं। तो जब हम 2 डायमेंशनल करेंगे तो इस चित्र तल को क्या है, इसमें नहीं बांटेंगे। यदि फिर भी चित्र तल को विभाजन करना पड़े तो रंगों के अलग अलग ऊंचे एवं क्षैतिज पट्टियों, ये क्या है, ऊंचे एवं क्षैतिज पट्टियों के रूप में रचना की जाए। उसमें क्या है, रंगों के ऊंचे या क्षैतिज पट्टियों में अंकित की जाए, और इन्हीं तलों पर आकृतियां होनी चाहिए। क्या है, इनके अलग अलग क्षैतिज पट्टियों में हमने बांट लिया और उसी पे आकृतियों को बनाना चाहिए। यदि आकृतियां इन पट्टी को काटे तो चित्र में विशेष गति या प्रभाव उत्पन्न हो सके। ठीक। अगला पॉइंट क्या है, वस्तुओं के वास्तविक वर्णों के स्थान पर सुंदर और अभिव्यक्ति परक वर्ण योजना का प्रयोग करें। अब इसमें क्या है, इसके कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को बनाया तो उसमें जो वास्तविक वर्ण है, यानी उसका वास्तविक कलर है, उसके स्थान पे उसे अभिव्यक्ति परक और सुंदरता से उसमें क्या है, वर्ण योजना को दे प्रयोग करना चाहिए। और उन्हें क्या है, सपाट तरीके से प्रयोग में, सपाट तरीके, कभी भी रंग लगाने का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी एक रंग को शुरू किया तो वो पूरा उसी रंग में लगा दिया, फिर दूसरा रंग है तो फिर उसके साथ वो भी दूसरे रंग को लगा दिया गया, ये क्या होता है, सपाट कलर, सपाट रंग योजना होती है। और जब हम मिक्स करते हैं, यानी कि जैसे जहाँ पे ये बीच में ऐसा प्रतीत हो कि दोनों रंग अलग अलग प्रतीत हो कि यहाँ से मिले हुए हैं, और जब ऐसा ही नहीं किया जाता है तो उसमें कहते हैं वो सपाट नहीं हुए, इस रंग को खींच के धीरे धीरे मिक्स किया जाता है तो वो सपाट कलर नहीं कहला जाए। फिर नंबर 5 पॉइंट क्या है, सॉरी नंबर 7 पॉइंट, सभी रूपों के पार्श्वगत, जितने भी रूप हैं उनके पार्श्वगत या सम्मुख स्थानों, जैसे पोस्टर्स कहते हैं, में अंकित करें, क्योंकि इससे भी वस्तुओं को द्विआयाम दिखाने में सहायता मिलती है। पार्श्वगत या सम्मुख स्थानों पे ही अंकित करनी चाहिए। फिर अगला है, आकृतियां अत्यंत सरल हो, बहुत ही सरल बने, बेसिक फॉर्म में हो और मूल सिद्धांतों के आधार पर उन्हें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी मूल सिद्धांत, जो भी आकृति के मूल सिद्धांत, यानी कि कैसी बनी हुई है, उसको हिसाब से समझना चाहिए उनको। तो ये क्या था हमारा 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल होता क्या है, उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। जैसे कई बार स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं कि द्विआयामी चित्रण की एक विशेषता होती है, एक विशेषता नहीं है करके दे दिया, 2-3 पॉइंट दे दिए, उसमें मान लेते हैं एक दे दिया, इसमें परिप्रेक्ष्य को अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है। क्या है, परिप्रेक्ष्य को
ध्यान दिया जाता है, यानी कि परिप्रेक्ष्य को दर्शाया जाता है। अब परिप्रेक्ष्य को दर्शाया, तो परिप्रेक्ष्य क्या है, हमने आगे पॉइंट में पढ़ा था कि छाया, प्रकाश और परिप्रेक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा। जहां परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश आएंगे वो क्या हो जाएगी, आकृति 3 डायमेंशनल हो जाएगी। तो इसमें क्या है, परिप्रेक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं हम 3 डायमेंशनल में क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे दिखाते हैं उनको। 3 डायमेंशनल रेंडरिंग मेथड्स। अब क्या है, 3 आयामी जो चित्र रचना है उसको सबसे पहले आकृतियों को 3 आयामों में अंकित करने की विधि क्या है, इसके जानने जरूरी है। तो इसमें क्या है, सबसे जो बहुत ही फेमस है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिव मेथड यानी परिप्रेक्ष्य विधि। तो चलिए हम देखते हैं। अब प्रोस्पेक्टिव मेथड तो हमने समझ ली, इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। हमें प्रोस्पेक्टिव समझ में आएगा तो फिर तभी तो क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव मेथड को हम समझ पाएंगे। तो प्रोस्पेक्टिव क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या है, 2 आयामी चित्र तल में गहराई का आभास और आकृतियों के घनत्व को उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य कहते हैं। कौन से, 2 आयामी चित्र तल में गहराई का आभास करा दिया जाए और या फिर आकृतियों में घनत्व को उत्पन्न किया जाए, क्या किया जाए, घनत्व को, और इसको उत्पन्न करने की विधि को ही परिप्रेक्ष्य। अब परिप्रेक्ष्य क्या होता है, 2 होता है, एक होता है लीनियर और दूसरा एरियल, यानी रेखीय परिप्रेक्ष्य और वायवीय परिप्रेक्ष्य। अब इनको भी देखते हैं कि आखिर रेखीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है और वायवीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है। हमारा क्या है, सबसे पहला रेखीय परिप्रेक्ष्य यानी लीनियर प्रोस्पेक्टिव। लीनियर प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए पहले इसके हम अंगों को, सबसे पहला क्या है, पिक्चर प्लेन या पिक्चर सरफेस जिसे चित्रतल कहते हैं। चित्रतल के द्वारा स्टेशनरी पॉइंट यानी स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु पॉइंट ऑफ साइट जिसे बोलते हैं, दृष्टिपथ लाइन ऑफ विजन या फिर वे ऑफ विजन, क्षितिज रेखा या दृष्टि रेखा लाइन ऑफ हॉरिजन या फिर आई लेवल जिसे बोलते हैं, और एक है वैनिशिंग पॉइंट जिसे अदृश्य पॉइंट बोलते हैं। इन सब के थ्रू हम देखेंगे कि लीनियर प्रोस्पेक्टिव इनके द्वारा ही दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, चित्रतल। चित्रतल क्या होता है, चित्रतल हम सभी जानते हैं जैसे कैनवास ही है, क्या है वो, एक चित्रतल जिस पे चित्र को बनाया जाए, यानी वह काल्पनिक पारदर्शक द्विआयामी तल जिसकी लंबाई चौड़ाई की निश्चित सीमाओं के साथ हम स्वयं से उसकी दूरी की कल्पना कर लेते हैं, क्या है, और चित्रतल कहलाता है। अथवा चित्रतल वह काल्पनिक पारदर्शक भूमि है जिसके बीच से चित्रकार चित्रण योग्य वस्तु को देखता है। ठीक, चित्रित आकृति इस प्रकार की चित्र भूमि पर ही वही रूप ग्रहण करती है जैसा दर्शक को दिखाई देता है, वो क्या है, चित्रतल है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी यानी कि स्थिर बिंदु, यह वह स्थिति है जहां दर्शक के नेत्र किसी आकृति को देखते हैं, यानी कि जैसे ये हमारा बन गया चित्र। अब इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है, ये क्या होता है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे हमने पॉइंट दिखा दिया कि यही पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जिससे कि इस चित्र को हम समझ सकते हैं। इस बिंदु को स्थिर रखकर ही आकृति का सही परिप्रेक्ष्य में अंकन संभव है। और दूसरे शब्दों में, जिस बिंदु पर स्थिर होकर आंख किसी दृश्य को देखती है वह स्थिर बिंदु कहलाता है। यानी हम इस पूरे दृश्य को समझ पाते हैं जिस बिंदु के इर्द गिर्द होके, वो क्या है, स्थिर बिंदु। नेक्स्ट क्या है हमारा, दृष्टि पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ साइट। पॉइंट ऑफ साइट क्या होता है, तो स्थिर बिंदु से जब हम सामने किसी वस्तु को देखते हैं तो स्थिर बिंदु के ठीक सामने वस्तु में एक दृष्टि बिंदु होता है, क्या होता है, दृष्टि बिंदु, या फिर दर्शक की आंखों के ठीक सामने क्षितिज रेखा पर एक काल्पनिक बिंदु मानकर त्रिआयामी रूपों की रचना करते हैं। क्या होता है, त्रिआयामी रूपों की। इस बिंदु को माने बिना आकृति के पार्श्व रूप यानी पार्श्व रूप का ठीक अंकन नहीं हो सकता और चित्र का स्वरूप विकृत हो जाता है, यानी कि फटा सा महसूस होता है।
अब देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्थिर बिंदु से जब हम सामने किसी वस्तु को देखते हैं, क्या हुआ, जब हमने ये चित्र बना दिया, ठीक, कहीं भी मान लिया स्थिर बिंदु, इसके पीछे ये ऐसे पेड़ है और भी जो चीज है, नदी, ये एक लैंडस्केप बन गया। ये चित्र आदमी का है, लेकिन मान लेते हैं कुछ भी चित्र बना हुआ है, घर का ही हो। तो जहां जिस बिंदु से होकर हम पूरे चित्र को समझते हैं, वो क्या होता है, स्थिर बिंदु। क्या होता है, स्थिर बिंदु। और इसी को, यही बिंदु जब क्षितिज रेखा के पास आ जाता है, तो इसे क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि बिंदु। क्या होता है, ये दृष्टि बिंदु के ठीक सामने वस्तु में, यानी कि ये जो मेन आकृति है, इसी पे एक पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ साइट। ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, लाइन ऑफ विजन, यानी कि दृष्टिपथ। अब ये क्या है, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा। स्थिर बिंदु हो गया, ये एक चित्रपट है जिसमें एक ये स्थिर बिंदु, यहां से हमारी आंख के बीच की जो एक काल्पनिक रेखा बन रही है, उसे ही क्या बोलते हैं, दृष्टिपथ या लाइन ऑफ विजन या दृष्टि रेखा। यदि दृष्टि पथ के बीच में कोई अन्य वस्तु आ जाए, तो दृष्टि बिंदु, यानी बीच में हमने कुछ भी अगर इसके सामने रख देंगे, इसके सामने कोई अगर मान लेते एक पर्दा रख दिया हमने, तो ये पॉइंट क्या है, पीछे छुप जाएगा, वो पॉइंट हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक। अब है क्षितिज रेखा, लाइन ऑफ हॉरिजन, या फिर आई लेवल जिसे बोलते हैं। तो स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस बड़ी रेखा की कल्पना की जाती है, वह क्षितिज रेखा होती है। क्या है, स्थिर बिंदु के ठीक सामने एक पड़ी रेखा, यानी कि ऐसे पड़ी हुई रेखा बोलते हैं, और ये खड़ी रेखा, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है और ये क्षैतिज लाइन है, इसी से क्षितिज बना। क्षितिज रेखा चूंकि ये आंखों के समांतर होती है, ये क्या है, ये आंख के ठीक समानांतर, इसीलिए इसे आई लेवल भी कहते हैं। और चित्र भूमि के आर पार बाएं से दाएं किनारे तक काल्पनिक रेखा चित्रकार के दृष्टि तल पर क्षितिज को प्रदर्शित करता है। इस रेखा का प्रयोग भूदृश्य में, मुख्यतः किसमें, भूदृश्य, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें, भूदृश्य में किया जाता है। यानी जब लैंडस्केप बनाते हैं, कोई भी प्रकृति चित्रण या भूदृश्य चित्रण करते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें क्षितिज रेखा दिखाई दे। वस्तु चित्रण में इसे काल्पनिक रहते हैं, यानी कि इसे कोई बहुत ज्यादा दिखाई, मतलब अदृश्य के रूप, एक लगता है, महसूस होता है कि ऐसे देखा जा रही है, लेकिन ये केवल काल्पनिक होती है। बट लैंडस्केप में क्या है, इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। फिर है वैनिशिंग, यानी अदृश्य पॉइंट। तो क्षितिज रेखा के बिंदु हैं जहां आकृतियों की दोनों और तीन ओर की सीमाएं जाकर मिल जाती हैं। दोनों या तीनों ओर की जो सीमा रेखा है वो मिल, जैसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तीनों की क्षितिज रेखा के पास जो तीनों बिंदु, किसी भी आकृति की जो तीनों रेखाएं मिलती हैं, वो क्या होती है, जो तीनों सीमा रेखा, वही क्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट। यदि किसी आकृति अथवा आकृति समूह की सतह पर कोई रेखा अथवा सीमा रेखाएं, कई रेखाएं हैं, ये क्या है, कई रेखाएं अथवा सीमा रेखाएं चित्र तल के साथ कोण बनाते हुए हों, उन्हें बढ़ाया जाए तो वो क्षितिज रेखा की ओर झुककर क्या है, किन्हीं बिंदुओं पर मिल जाएंगे। कोई अगर कोण में है, जैसे ये क्या है, गहराई वाली, तो क्षितिज रेखा पे क्या है, कहीं ना कहीं काटेगी उसको, यानी कहीं मिलेगी। और ये बिंदु एक दृष्टि रेखा से दाहिनी ओर और एक दृष्टि रेखा से बाएं ओर स्थित होते हैं, तथा ये अदृष्ट बिंदु होते हैं। क्या है, अदृष्ट बिंदु। अदृष्ट बिंदु दो नाम से जाने जाते हैं। क्या जानते हैं, दो नाम से। यानी वैनिशिंग पॉइंट क्या है, जब किसी भी चित्र का क्षितिज रेखा पे तीनों सीमा, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तीनों सीमा की रेखाएं जहां पे मिलती हैं, वो क्या है, वैनिशिंग पॉइंट होता है। अब
क्यूबिस्ट फॉर्म में जो परिप्रेक्ष्य को हम देख रहे थे, तो उसमें क्या है, घनवादी आकृतियों और परिप्रेक्ष्य। घनवादी आकृतियों में क्या क्या परिप्रेक्ष्य होते हैं, तो इसमें वर्ग में वे आकृतियां आती हैं, इस वर्ग में जो वर्ग तथा आयतों के त्रिआयामी रूप बनाते हैं। इसमें क्या है, त्रिआयामी, जैसे भवन हुआ, पुस्तक, संदूक, साबुन, चौकोर टिकिया जो होती हैं, या फिर चौकोर वस्तु, कोई भी चौकोर वस्तु हो, वो क्या होते हैं, क्यूबिस्ट फॉर्म एंड पर्सपेक्ट, यानी घनवादी में, घनवाद आकृतियों में, यानी घन के आकार की जो आकृतियां होती हैं उनमें परिप्रेक्ष्य को दिखाया था। जैसे कोई किताब हुई, तो हम किताब को कैसे दिखाते हैं, ये हो गया, ये दिखा दिया हमने। इधर से हमने क्या दिखा दिया, ये पेजों को, और इस पे मान लेते हैं कोई फिगर बना है किताब का, तो ये क्या होगी, हमारी बुक हो गई। इसमें क्या है, इसके थ्रू हमने इसे उभार दिखा दिया, यानी इसमें ऊंचाई दिखा दी। तो ये क्या है, यानी कि ज्यामितीय तरीके से जो चित्रण हुए हैं, लगभग जिनको ज्यामिति के हिसाब से जो चित्रण किए गए हैं, वो क्यूबिस्ट फॉर्म में, उनमें जो प्रोस्पेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य को दिखाया गया है, उसे क्या बोलते हैं, घनवादी आकृतियों में परिप्रेक्ष्य। अब समानांतर एवं कोणीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है, ये क्या है, घनवादी क्यूबिस्ट परिप्रेक्ष्य, और घनवादी या समानांतर या कोणीय परिप्रेक्ष्य, पैरेलल एंड एंगुलर पर्सपेक्टिव। इसमें देखते हैं, इसमें प्रारंभिक अवस्था में रेखाएं आपस में समकोण बनाती हैं और समांतर रहती हैं। क्या है, आपस में समकोण और समांतर रहती हैं, अतः इन्हें समांतर पर पैरेलल पर्सपेक्टिव कहा जाता है। इनमें क्या है, कोई भी दो रेखाएं क्षितिज के किसी एक बिंदु पे नहीं मिलती। पैरेलल रेखाएं यही होती हैं, क्या होती हैं, जो अनंत तक कहीं भी आपस में न मिले, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल रेखाएं, यानी समांतर रेखाएं। तथा द्वितीय एवं तृतीय स्थिति में कुछ रेखाएं तो समांतर रहती हैं, किंतु कुछ अन्य रेखाएं न्यून कोण बनाती हैं। ये कुछ रेखाएं समांतर हो गई, और कुछ क्या होती हैं, ऐसे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम का, 90 से कम के कोण को न्यून, 90 से अधिक और 180 से कम जो होता है उसे अधिक कोण, जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण, जो 180 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं, सरल कोण। ठीक, तो ये न्यून कोण बनाती हुई क्षितिज से किसी बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक है, क्षितिज रेखा से किसी बिंदु पे क्या हुई, मिल गई, इसे एंगुलर प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। ये क्या हो, कोण पे मिला तो ये क्या हो गई, कोणीय प्रोस्पेक्टिव, यानी कोणीय परिप्रेक्ष्य। और जब यह मिलान किसी एक अदृश्य बिंदु पे होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। किसी भी अदृश्य पॉइंट, यानी ये बहुत दूर जाके मिली, अदृश्य पॉइंट, तो क्या हो, वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो गया। और यह मिलान दो बिंदुओं पे होता है तो टू पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो जाता है, और तीन पे होगा तो थ्री पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। या फिर तीन बिंदु तभी उपस्थित होते हैं जब हम किसी बहुत ऊंचे भवन या चौकोर मीनार को देखते हैं। क्या है, बहुत ऊंचा भवन या फिर एक मीनार हो, यानी मीनार क्या होती है, बहुत ऊंची। अब कोणीय परिप्रेक्ष्य के समस्त नियम ही बेलन, शंकु एवं त्रिआयामी आकृतियों पे लागू होते हैं। किस पे, या तो बेलनाकार हो आकृति, शंकुआकार हो, उस पे लागू होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक बिंदु या अनेक बिंदु का, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, जब किसी आकृति को निर्माण किया जाता है, किसी भी ये क्या है, थ्री डायमेंशनल में, हम जितने परिप्रेक्ष्य से छाया प्रकाश में देखेंगे वो सारे क्या है, थ्री डायमेंशनल। तो जब हम किसी भी थ्री डायमेंशन चित्र को बनाते हैं, तो उसमें हम जितने एक से अधिक अगर स्थिर बिंदुओं को निर्माण करें, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्थितियां, यानी उतनी ही स्थितियां बन जाती है और स्थिरता आती है। उस चित्र में क्या है, उतनी स्थितियां बनती है, यानी कि कोई एक चित्र हो गया, इसमें अलग अलग बहुत से चित्र बने हैं, तो सबके स्थिर पॉइंट हमने अलग अलग दिखा दिया, यानी किस यहां से हो तो भी हम इस पूरे चित्र को समझ पाए, इस पॉइंट से देख रहे हैं तो भी समझ पाए,
किसी भी पॉइंट से देख के हम ये अगर पूरे चित्र को समझ लेते हैं तो क्या हो गया, अलग अलग, यानी अलग अलग दर्शक अलग अलग पॉइंट से इसको समझ रहे हैं। तो ये क्या उसथी, तो जब ऐसा जानबूझ के हमने किया तो इसमें क्या है, चित्र में बहुत ही सुंदरता आती है। और जब अज्ञानवश हो तो उसमें क्या है, त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा वायवी परिप्रेक्ष्य या वातावरणीय, जैसे एरियल प्रोस्पेक्टिव। अब एरियल प्रोस्पेक्टिव को देखते हैं। तो जिस प्रकार रेखांकित आकृतियों द्वारा चित्र में ठोस वास्तविकता एवं गहराई की अनुभूति होती है, उसी प्रकार रंगत एवं मान के आधार पर भी दिखाया जाता है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, रेखी यानी कि लीनियर प्रोस्पेक्टिव। लीनियर प्रोस्पेक्टिव में क्या हम रेखाओं द्वारा या पॉइंट के द्वारा उसको समझ रहे थे। अब क्या है, रंग और रंगों के मान, जो कलर रंगत है यानी वर्ण, और उसके मान के आधार पर जब हम आगे पीछे या फिर चित्रों को दिखाएं तो उसमें एरियल प्रोस्पेक्टिव, यानी उसमें क्या है, वायवी प्रोस्पेक्टिव। तो सामने दिखने वाले दृश्य पर वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, जो भी हो, और वायुमंडल में धूल आदि के कण होने के कारण दूर की वस्तु धुंधले हो जाती है। जितनी नजदीक होगी उतनी क्या होती है, अस्पष्ट दिखाई देता है। और दूर की वस्तु धुंधले क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वायुमंडल के जो डस्ट होते हैं उनके कारण हमें धुंधली दिखाई देती है। उनके रंग भी बदल जाते हैं, दूर जितना होगा उनके कलर भी बदल जाएगा। इसी प्रकार वातावरण के धुंध के कारण जरा सी वस्तुएं भी अधिक दूर दिखाई देती हैं। जो कुछ दूर हो, अगर ज्यादा डस्ट होगा तो वो बहुत ज्यादा दूर दिखाई देंगी। और वातावरण अस्पष्ट होता है तो क्या होती है, दूर की वस्तु भी हमें नजदीक दिखाई देती है। तो चित्र में दूरी और निकटता का बोध कराने के लिए आकारों को छोटा बड़ा बनाना पड़ता है। इसके अलावा रंगत और मान के विभिन्नता के का भी दिखाया जाता है। इससे क्या हुआ, ये क्या है, एरियल प्रोस्पेक्टिव में हम देख रहे हैं, यानी कि इसमें क्या है, हम पूरी की पूरी कलर और उसके जो वैल्यू यानी उसका जो मान है उसके हिसाब से उसको दर्शाते हैं। अब क्या है, प्रोस्पेक्टिंग बाय ह्यू, यानी कि छाया विधि, छाया विधि के रंगत द्वारा छाया विधि। अब गर्म और ठंडे रंग को, गर्म रंग आगे बढ़ने वाले जिसे अग्रगामी, तथा ठंडे रंग को पीछे हटने वाले या पृष्ठगामी होते हैं। गर्म रंग क्या होते हैं, अग्रगामी, और ठंडे रंग पृष्ठगामी। तो चित्र के वे भाग जिन्हें गर्म रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठंडे रंगों द्वारा रंगे गए भागों से आगे दिखाई देते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोई भी चित्र बना है जिसमें गर्म रंगों का प्रयोग जब होता है तो वो आगे दिखाई देगा, और जहां पे ठंडे रंगों का प्रयोग किया गया वो क्या होंगे, पीछे दिखाई देंगे। हम 2 डायमेंशन में भी देख रहे थे कि रंगों के द्वारा, यानी कि आगे की आकृतियों में गर्म रंग और पीछे की आकृतियों में ठंडे रंग के द्वारा भी उनको क्या है, आगे और पीछे की आकृति दर्शाई जाती है। ये जो इंद्रधनुष के यानी कि रेनबो के जो 7 रंगतें हैं वो इसी क्रम में होती है। क्या होती हैं, उसी क्रम में। जो गर्म रंग होते हैं वो आगे की दिखाई देंगे, और जो ठंडे रंग है वो पीछे की तरफ दिखाई देंगे। ठीक। और जहां तानों की बात किया जाए, टोन की, यानी रंगों के क्या होते हैं, तान की, तो इसमें प्रकाश से संबंधित होता है। यानी जहां प्रकाश ज्यादा होगा हाई टोन होगा, और जहां पे प्रकाश कम होगा वो सैड। यानी टिंट और सैड कहां से आता है, यहाँ पे कलर में प्रकाश जो आता है तो टिंट, और कलर में ब्लैकिश यानी कि जो कम टोन का होता है उसे क्या बोलते हैं, शेड बोलते हैं। यानी प्रकाश के श्वेत से श्याम की ओर बढ़ने का मान पृष्ठगामी होता है। यानी टिंट क्या होता है, अग्रगामी, और शेड पृष्ठगामी। इससे हमें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि जैसे इस पे क्वेश्चन अगर आ जाए कि अग्रगामी आकृतियों को दिखाया जाता है ठंडे रंग द्वारा, गर्म रंगों द्वारा, या फिर छाया प्रकाश के द्वारा, या और भी कुछ, तो उसमें क्या होगा, हमारे क्या होंगे, जो ठंडे गर्म रंग की आकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं, आगे की तरफ होती हैं। या फिर टिंट कलर में जो आकृतियां बनेंगी वो अग्रगामी होंगी। और आगे चलते हैं हम इसमें। अब क्या है, उसके आकारों में जो
एस्थेटिकल पर्सपेक्टिव, जो उसके आकारों में एस्थेटिकल यानी नंदतिक, नंदतिक क्या है? नंदतिक मतलब होता है एस्थेटिकल यानी कि सौंदर्य, क्षय वृद्धि या परिप्रेक्ष्य। तो आधुनिक चित्रण में जहां वस्तु आकृति के वैज्ञानिक आधुनिक चित्रण में क्या है, वस्तु के, ये 2 बार हो गया यहां तक, आधुनिक चित्रण में वस्तु के वैज्ञानिक क्षय वृद्धि रूप के चित्रण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या है? अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहां यह दूसरे अर्थों में प्रयोग लाया जाता है। क्षय वृद्धि से तात्पर्य है दृष्टिक्रम के कारण आकृति भंग को बनाना। क्या है? दृष्टिक्रम के कारण, जहां गोलाकार अंडाकार में बदल जाता है। ये क्या है? एस्थेटिकल यानी कि सौंदर्य के रूप में, जब हम किसी जैसे मनुष्य के को गोल कर, इसके जगह इसको हम थोड़ा सा ऐसे ओवल बना दें, अंडाकार, तो ये क्या होगा, उससे ज्यादा अच्छा दिखेगा। फिर और समकोण अधिक कोण में, यानी कि समकोण है तो उसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया हमने, अधिक कोण में बना दिया, या फिर न्यून कोण में परिवर्तित कर दिया, या फिर थोड़ा सा झुका दिया आगे की तरफ। इस प्रकार आकृति भंग को देखते देखते हम आदी हो चुके हैं और चित्रकार ऐसी अपेक्षा की जाती है। परंतु यदि चित्रकार आकृति को ज्यामितीय सच्चाई से प्रस्तुत करेगा तो दर्शक को परिचय, क्योंकि जब ज्यामितीय सच्चाई से प्रस्तुत, तो उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा ज्यामितीय रूप से दिखाना, दर्शकों को उसको समझने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु क्या है, दूरीगत अनुभूति का आनंद प्राप्त करने एवं दर्शक की सहज जिज्ञासा के अनुभव को एक क्रिएटिव आर्टिस्ट दूसरे प्रकार से लाता है। इस प्रकार वह अपने वस्तु के अंकन को बचते हुए क्षय वृद्धि की सफलता से प्रयोग, यानी कि प्रोस्पेक्टिव का प्रयोग करता है बहुत ही अच्छे से, और अपने रचना को विजयी बनाता है, यानी कि बहुत ही अच्छी और सौंदर्य परक एक रचना बनाता है। अब उसमें क्या क्या करते हैं वो, जैसे आकृतियों को ओवरलैपिंग फॉर्म एंड शेप्स, जब आकृतियों को ओवरलैप कर दिया जाए एक दूसरे को, जैसे भीड़ भाड़ युक्त होती हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई आकृतियां दिखाई जाती हैं। अब क्या इसमें विशेष अदृश्य बिंदु की ओर अग्रसर तो नहीं होती, परंतु चित्रतल क्षितिज की ओर, क्षितिज दृष्टि की ओर एक गति उत्पन्न होता है जो दर्शक को आनंद प्रदान करता है, यानी सौंदर्य नंदिक, यानी कि सौंदर्य आनंद प्रदान करता है। ठीक। सेकंड में क्या है, सहायक अंतराल यानी कि नेगेटिव स्पेस। उसमें क्या है, नेगेटिव स्पेस करके इसमें रचनाकार खाली स्थान छोड़ देता है। चित्रों यानी आकृतियों के, 2 आकृतियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, नेगेटिव स्पेस जिसे बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि माध्यम से, खाली स्थान के माध्यम से दर्शक की नजरों को एक आकृति से दूसरी आकृति, यानी यहां से यहां तक लेके जाता है। इसमें दोनों आकृतियों के अनुपात प्रकार सुनिश्चित, ये क्या है, जो आगे या पीछे या जैसे भी हो उसके जो वैल्यू है उसमें क्या है, एक फिक्स मान में होंगी, और दृष्टि के, सॉरी, ये प्रमाण में क्या होंगी, प्रमाण में फिक्स वैल्यू एक प्रमाण में होंगी। अब प्रमाण क्या होता है, कला का तत्व में हमने पढ़ा था, रंग रूप रेखा तान पोत, सॉरी प्रमाण को उसमें नहीं, हमने किसमें, षडांग में पढ़ा था। क्या होता है, चित्रकला के षडांग में प्रमाण को देखा था हमने, तो उसके हिसाब से ये कह रहा है एक फिक्स अनुपात, अनुपात किसमें, प्रमाण के अंतर्गत आता है, और दृष्टि एक रूप से दूसरे रूप तक स्वाभाविक रूप से गतिमान होती है। क्या है, स्वाभाविक रूप से गतिमान होती हुई प्रभावित, यानी कि दृष्टि क्या है, एक से दूसरे में आएगी तो वो उसमें गति आएगी, और रिक्त स्थान को पार करती हुई दूसरे रूप तक पहुंच जाती है, और नंदतिक यानी कि सौंदर्य को अनुभव करती है। निर्देशक रेखाओं द्वारा, यानी गाइडलाइंस के द्वारा, यानी एक दूसरे को सहारा करते हुए, दृष्टि को आगे या पीछे ले जाने के लिए निर्देशक रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। ठीक। उनके इस्तेमाल करके अग्रगामी एवं पृष्ठगामी प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है, यानी कि
फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का प्रभाव उत्पन्न करता है। और जिस प्रकार आकृति में छोटा या बड़ा वर्ग एक तल पर अनुभव होते हैं, परंतु बाहरी वर्ग के कोने को अंदर के वर्ग के कोने आदि मिला दिया जाए तो अग्रगामी और पृष्ठगामी यानी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। फिर बेलनाकार आकृति नेक्स्ट है, प्रोस्पेक्टिव इन सिलिंड्रिकल फॉर्म्स। तो जब परिप्रेक्ष्य को देखेंगे किसमें, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो बेलनाकार आकृतियों में परिप्रेक्ष्य या क्षय वृद्धि अंकित करते समय जो मुख्य समस्या आती है वो होती है गोल और वृत्ताकार तल। जो उसके जो दोनों तल होते हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं, इसमें कोई भुजा नहीं होती, पूरा का पूरा सर्कल के रूप में होता है। अब गोल आकृति में वृत्ताकार तल को वर्गाकार सौम्य द्वारा बांध देने से क्षय वृद्धि के अंकन में सहायक होती है। अब ये जो गोलाकार तल है उसको क्या करते हैं, वृत्ताकार रूप, जो वृत्ताकार है उसको क्या वर्गाकार रूप में करके इसमें क्या किया जाता है, इसके क्षय वृद्धि का अंकन करते हैं। और सारा अंकन घनाकार, इसको क्या है घन समझ के किया जाता है, घनाकार की भांति किया जाता है। और दोनों गोलाकार तलों को मिलाने वाली रेखाओं का अंकन भी उसी प्रकार होता है। ये जो सर्कल है, सर्कुलर शेप को एक इस फॉर्म में करके, वर्ग के फॉर्म में करके इसे क्या है रचना करते हैं। फिर वर्तुल यानी कि सर्कुलर, सर्कुलर में देख लिया हमने, जब भी सर्कुलर होगा तो वर्तुल आकृतियों की आकृति क्षय वृद्धि रूपांकन में कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन वर्तुलाकार जैसे छाता, आधा कटा शेप के अंकन में गोलाकार तलों के अंकन की विधि ही अपनानी पड़ती है। यानी सर्कुलर शेप है तो इसको क्या करेंगे, वर्ग के रूप में बांट के इसको प्रोस्पेक्टिव इसमें दिखाएंगे। फिर अब इसमें क्या है, कैरस्क्यूरो। कैरस्क्यूरो क्या होता है, यानी छाया प्रकाश, त्रिआयामी में छाया प्रकाश, 3 डायमेंशनल में शेड एंड लाइट का। तो जब हम चित्र की त्रिआयामी आकृति चित्रित करते हैं उस वक्त ऐसे प्रकाश की आवश्यकता होती है जो चित्रित किए जाने वाले वस्तु पर एक ही स्थान से प्रकाश डालता रहे, एक ही स्थान से क्या करे प्रकाश डालता रहे। और जब प्रकाश एक ही बिंदु से आता है तो वस्तु के कुछ भाग पे अधिक और कुछ भाग पे कम। जैसे ये मान लिया हमने, यहां से लाइट आ रही है तो इस साइड का क्या होगा, बहुत अधिक चमकेगा, और जैसे जैसे ये पीछे होगा उधर क्या होगा, लाइट कम पड़ेगी, लाइट कम पड़ेगी। तो यानी कि ये यही कह रहा है कि कुछ पर अधिक और कुछ पर कम प्रकाशित होते हैं। यदि एक पिंड और एक घन पर प्रकाश डालें तो अब इसमें क्या क्या स्थितियां बनेंगी, कैसे प्रकाश का। तो एक तो हाईलाइट, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। फिर सेकंड लाइटेड पार्ट, यानी कि उसके जो हाईलाइट के आसपास का हुआ। उसके बाद फिर जो स्थिति बनेगी वो क्या होगा, मिडिल टोन एरिया बनेगा। फिर अब आने लगेगा छायांकित भाग, यानी कि अब लाइट कम होने लगेगी। फिर प्रतिबिंबित प्रकाश यानी रिफ्लेक्टेड लाइट, जहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और फिर लास्ट में आएगा कास्ट शैडो, जिससे क्या बोलते हैं, प्रतिछाया। क्या होगा, कास्ट शैडो यानी प्रतिछाया भाग। अब देखते हैं ये क्या है। चरम प्रकाश क्या है, यह वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा। प्रकाशित भाग में क्या है, वस्तु का वह भाग जहां पर्याप्त मात्रा में प्रकाश रहता है और पर्याप्त प्रकाश रहता है से कम होता है, यानी चरम प्रकाश से थोड़ा सा कम। यह प्राय चरम प्रकाश के समीप वाला भाग प्रकाशित भाग होता है, किंतु यह चरम प्रकाश से नहीं होता, उससे कम होता है। मध्यम प्रकाश में जहां वस्तु प्रकाश और अंधकार को मिश्रित प्रभाव होता है, यानी अंधकार, अब अंधकार वहां से शुरू होता है और वहीं से प्रकाश खत्म होता है, वो क्या होता है, मध्यम प्रकाश। छायांकित भाग, जहां अंधकार, यहां अब क्या है, ये अंधकार की तरफ शुरू हो गया। प्रतिबिंबित प्रकाश, प्रतिबिंबित प्रकाश छायांकित या अंधेरे स्थान के किनारे पर विपरीत दिशा से आने वाले प्रकाश से अंधकार अथवा छाया की मात्रा कम हो जाती है। यह प्रकाश जितना अधिक होगा अंधकार उतना ही कम होगा। यह इसका क्या है,
जो प्रतिबिंबी भाग है, यानी प्रकाश जितना ज्यादा होगा अंधकार वहां पे उतना कम होगा। प्रतिछाया तो वस्तु की भूमि पर पड़ने वाली छाया, जिसे परछाई कहते हैं, या वस्तु के छायांकित भाग की अपेक्षा अधिक अंधकारपूर्ण होती है। क्या होती है? अधिक अंधकारपूर्ण। जैसे ये हो गया, ये सेब हो गया, तो इसकी छाया कहाँ? यहाँ पे दिखेगी। अगर इधर से लाइट आ रही है तो इसकी छाया कहाँ? यहाँ पे दिखेगी। ऐसे ये क्या होती है? प्रतिछाया। अब प्रोस्पेक्टिव और लाइट एंड शेड का क्या अंतर होता है? इन दोनों में क्या एकता होती, यानी समानता होती है? तो छाया प्रकाश या विभाजन समीप की वस्तु के आधार पर किया जाता है। छाया प्रकाश का विभाजन क्या है? समीप और दूर की वस्तु के हिसाब से। दूर की वस्तु में प्रकाश या अति प्रकाश वाले भाग एक समान दिखाई देते हैं। छायांकित भागों में प्रतिबिंबित प्रकाश नहीं दिखता। क्या? प्रतिबिंबित प्रकाश नहीं दिखता है, जबकि निकट की वस्तुओं में छायांकित भागों में विवरण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर दूर की वस्तु की छाया सपाट हो जाती है, उसके विवरण समाप्त हो जाते हैं, और दूर की वस्तु में छाया और प्रकाश दोनों ही धुंधले हो जाते हैं। पता नहीं चल रहा, न ही प्रकाश चमकदार होता है, न ही छाया गहरी होती है, जो दूर की वस्तु। और कभी कभी निकट वस्तु को पैच वर्क में बनाने के लिए चित्रकार अपने नेत्र आधे बंद करके वस्तुओं को देखते हैं। वह ऐसा प्रभाव ही दिखाई देता है, फिर उसी आधार पर चित्रण होता है, और सिर्फ प्रकाश और छाया से इसमें रेखाएं नहीं बनाई जाती। अब प्रोस्पेक्टिव और फॉर सॉर्टिंग, इन दोनों में क्या अंतर या समानता होती है? तो इसको देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चित्रकला के जो प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ हैं या कला मर्मज्ञ हैं, यानी कला विशेषज्ञ, उन्होंने क्षय वृद्धि का उल्लेख किया है। क्या है? क्षय वृद्धि का उल्लेख किया है। और आधुनिक मर्मज्ञों ने इसे यूरोपीय संदर्भ में परिप्रेक्ष्य कहा। अब देखिए, ये क्या है? क्षय वृद्धि क्या है? क्षय वृद्धि हमारे यानी कि भारतीय कला शास्त्र, जो प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ है उनमें कहा गया है। उसी चीज को यूरोप में क्या परिप्रेक्ष्य कहा दिया गया। क्या कहा गया? परिप्रेक्ष्य कहा गया, जिसे प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। ठीक। अतः परिप्रेक्ष्य और क्षय वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के। अब शैलेंद्र नाथ डे जी ने काल्पनिक रेखाओं को ही परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इन्होंने कहा काल्पनिक रेखा को ही परिप्रेक्ष्य। ठीक। और क्षय वृद्धि में सौंदर्य और व्यंजना के आधार पर वस्तुओं के आकारों को घटाया बढ़ाया जाता है। फिर आते हैं एस के शर्मा और आर ए अग्रवाल जी। क्या? एस के शर्मा और आर ए अग्रवाल जी, इनकी किताब है रूपप्रद कला के मूलाधार। इसमें इन्होंने क्या कहा है इसे? तो वह क्षय वृद्धि वह वैज्ञानिक ढंग है जिसकी सहायता से ठोस आकारों को समतल सतह पर इस प्रकार अंकित किया जाता है जिससे कि उनका रूप आकृति की तरह ही ठोस व प्रमाण युक्त दिखाई दे, मानो उसे एक विशेष दृष्टि बिंदु से देखा गया है। क्या है? एक विशेष दृष्टि बिंदु से। ऐसा करने पर आकृति के कुछ अंग अवश्य ही आते हैं और कुछ अंगों में क्षय हो जाता है, कुछ अस्पष्ट और कुछ में क्षय आता है। ये किसने? एस के शर्मा और आर ए अग्रवाल जी की पुस्तक रूपप्रद कला के मूलाधार है, उसमें क्षय वृद्धि को कहा गया है। अब क्षय वृद्धि के बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, जैसे रंगत के धुंधलेपन के अतिरिक्त पृष्ठगामी आकृति का रूप क्षय होता है। ये क्या है? रंगत के धुंधलेपन के अतिरिक्त, रंग तो धुंधला होगा ही, इसके अतिरिक्त पृष्ठगामी जो आकृति होती है उनका रूप क्षय हो जाता है। और पृष्ठगामी समांतर रेखाएं एक निश्चित कोण पर झुकती प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार दर्शाई क्षय वृद्धि रेखीय क्षय वृद्धि कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर फॉर सॉर्टिंग।
लीनियर फॉरसॉर्टिंग कहते हैं। फिर दूर की आकृतियों की रंगत पास की आकृति के परिप्रेक्ष्य में धुंधली और कम प्रकाशवान होती हैं। जो दूर की होती हैं वो कम प्रकाशवान होंगी। दूर से दूर होने के प्रत्येक रंगत का ठंडा प्रभाव हो जाता है और इस प्रकार केवल धुंध और वर्ण को पृष्ठगामी बनाकर भी वातावरणीय छायावृद्धि दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, केवल आकार के क्षय अथवा वृद्धि के आधार पर नंदतिक यानी कि एस्थेटिकल दूरी का प्रभाव उत्पन्न करने को एस्थेटिकल फॉरसॉर्टिंग या फिर एस्थेटिकल का मतलब क्या होता है, सौंदर्यिक फॉरसॉर्टिंग कहते हैं। यह वातावरणीय और रेखीय क्षयवृद्धि के वैज्ञानिक सिद्धांत से भिन्न है। ये क्या है, एरियल और लीनियर जो फॉरसॉर्टिंग है उससे अलग होता है। कौन सा, एस्थेटिकल फॉरसॉर्टिंग। भारतीय लघु चित्रों में इस सिद्धांत के आधार पर ही रचना हुई है। भारतीय लघु चित्र कौन कौन से हैं, हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। जब पाल शैली जहां से शुरू होती है, जो मध्यकाल की कला है, वहां से छोटी छोटी जो लघु चित्रों की रचना शुरू होती है। तो पाल शैली, जैन, अपभ्रंश, गुजराती शैली, फिर आगे पहाड़ी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, ये क्या है, सभी लघु शैलियां हैं। आगे फिर कंपनी शैली को देखेंगे जब हम आधुनिक कला का जो उदय शुरू होगा तो कंपनी का है, तंजौर शैली, उड़ीसा की शैली है, इन सभी शैलियों को देखेंगे। ये सभी क्या है, लघु चित्र शैली। और इसमें क्या है, नंद यानी सौंदर्यिक रूप को वातावरण एरियल या लीनियर फॉरसॉर्टिंग या फिर क्षय वृद्धि को और क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव। इनसे ज्यादा क्या है, सौंदर्यिक प्रोस्पेक्टिव यानी कि एस्थेटिकल प्रोस्पेक्टिव को ज्यादा प्रयोग किया गया है। रेखीय क्षय वृद्धि सेम वही है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को जिनमें चित्रण अध्ययन काल में किया जाता है, कुछ ठोस ज्यामिति के आधार पर रखा जाता है। जैसे क्यूबिस्ट में क्या आते हैं, पुस्तक, डिब्बे, संदूक। सिलिंड्रिकल में गोल डिब्बे, बोतल। स्फेरिकल में गेंद, मिट्टी का घड़ा आदि। तो इस प्रकार से हमारा जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो आकृतियां होती हैं, चित्र होते हैं, उनके बनाने में क्या क्या ध्यान दिया जाता है, कैसे उनकी रचना की जाती है, इन दोनों पॉइंट को हमने देखा। और ये क्या है, हमारे इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, इस पूरे में 2 या 3 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे अपने एग्जाम में देखने के लिए। तो इसे हमें बहुत अच्छे से डिटेल से देख लिया और इसको बढ़िया से आप देखते रहिए, इसके नोट्स भी बनाइए। और कोई कंफ्यूजन, किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए। इस सबको जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उसकी एक दिन कभी भी बीच में हम एक वीडियो लेके आएंगे, सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।